नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट्स। और हम लोग बात करेंगे अभी विजन करंट अफेयर्स की, ठीक है, वो भी 18 और 19 मई का, ठीक है। और ये होगा आपका पार्ट 1, समझ गए। और इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो 4 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को जैसा पता है कि पार्ट 1 में हम लोग बड़ी खबरों को डिस्कशन करते हैं और पार्ट 2 में छोटे छोटे जो खबरें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना पेन पेपर जो है तैयार रखिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। आप हो सकता है आपको चौंका भी दे, कुछ सिखा भी दे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा गहरे समुद्र का रहस्य। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा जो है अभी अनछुआ ही है, ठीक है। तो आपको पता हो ना हो, हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में अभी तक हम कुछ खास पता नहीं कर पाए हैं। तो जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी की गहराई में स्थित समुद्री नीतल यानी समुद्र का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है। मैं बार बार नीतल बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे, समुद्र का निचला हिस्सा, ठीक, समझ गए, निचला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ जो है अभी तक 99.99% हिस्से का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया जो है हमारे सामने है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं हुआ है अध्ययन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, गहरा समुद्र एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ का तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी एकदम ठंडा पानी। आसपास में जो है बिल्कुल एकदम दबाव इतना ज्यादा रहता है कि आप वहां पे सांस नहीं ले सकते ठीक से, ठीक है। यहाँ जो मतलब दबाव रहता है ना, वो लगभग जो है धरती पे जितना दबाव होता है उससे 40 से 110 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। पानी का दबाव है, हवा का दबाव वहाँ पे, ऐसे में वहाँ रिसर्च करना आसान नहीं होता है। एक बहुत ही डिजाइन सूट पहन के वहाँ जाना होता है ताकि जो है आपके उस दबाव को जो है झेल सके आपका बॉडी, ठीक है। नहीं तो आपका बॉडी अकड़ जाएगा या फिर उसकी नसें फट जाएगी, ठीक है। तो कौन कर रहा है रिसर्च अब इस पर? तो अब तक गहरे समुद्र में जो है वैज्ञानिकों ने जितने भी अध्ययन किए हैं उनमें से 97% अध्ययन जो है वो सिर्फ 5 देशों ने मिलकर किया है, ठीक है। मिलकर नहीं किया, या अलग अलग किया है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का कि इन 5 देशों ने ही अभी तक यहाँ का अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। इन्हीं 5 देशों ने किया है। ये देश खास पनडुब्बियों और दूसरे उपकरणों की मदद से इस रहस्यमयी दुनिया को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। किन चीजों का इस्तेमाल होता है गहरे समुद्र में? तस्वीर लेने के अध्ययन, मतलब तस्वीर लेने और अध्ययन करने के लिए मानव युक्त पनडुब्बियों, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स और जहाजों से जुड़े जो टोरो कैमरा होता है, ठीक है, टो कैमरा कहते हैं इसको। ऐसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे रिसर्च और अध्ययन करने के लिए, ठीक है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि 200 मीटर, मतलब यहां से 200 मीटर अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो ये कहलाता है ट्वाइलाइट जोन, ठीक। 200 मीटर जो है तक ट्वाइलाइट जोन होता है जहां प्रकाश तेजी से कम होता है, ठीक है। उसके बाद यानी 200 मीटर के बाद जो है स्टार्ट होता है 200 से 1000 मीटर की अगर बात करें, ठीक। तो यहां तक जो है ये जोन जो होता है इसको कहते हैं मेसोपेल्जिक जोन, ठीक। यहाँ स्क्वीड, क्रील, जेलीफिश जैसी मछलियां जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती है। दुनिया की 90% जो भारी वजन वाली मछली होती है वो इसी गहराई में पाई जाती है, ठीक है, समझ गए। अब हाइड्रोथर्मल वेंटस, ये समुद्र नीतल यानी समुद्र का जो निचला हिस्सा है पर पृथ्वी की भूपर्पटी यानी उसके एकदम निचले हिस्से से जो मतलब वहां जमीन का हिस्सा है, वहां से ऐसे छिद्र हैं, वहां पे ऐसे छिद्र हैं जहां से गर्म खनिज युक्त पानी निकलता है, ठीक है। मतलब ऐसा पानी निकलता है जो खनिज से भरपूर होता है। जो सूक्ष्म जीव जो वहां पे छोटे छोटे जीव हैं उसके लिए पोषक तत्वों का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है ये गर्म पानी, ठीक। अब गहरे समुद्र का अध्ययन क्यों जरूरी है? देखिए, पहला तो है कि ऊर्जा के स्रोत हमें मिल जाएंगे, हमें तेल, गैस, मीथेन, हाइड्रेट और समुद्री धाराओं जैसे ऊर्जा के स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरा है जैव विविधता। यहाँ की जैव विविधता का उपयोग नई एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाएं जो है बनाने के लिए हम कर सकते हैं। तीसरा है बहुधात्विक नोड्यूल्स। समुद्र नीतल पर बड़ी मात्रा में बहुधात्विक नोड्यूल्स हैं, जैसे हम खनिज मिल सकते हैं भरपूर मात्रा में, ठीक। अब चौथा है जलवायु परिवर्तन। गहरे समुद्र का अध्ययन जलवायु परिवर्तन को समझने और उसका पूर्व अनुमान लगाने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखा आपने हमारी धरती का कितना बड़ा हिस्सा जो है अभी भी अनछुआ है। तो चौंक गए होंगे आप लोग जान के इसके बारे में आए हो, ठीक है, समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कितना अच्छा है ये जानना ना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब बैक डेट में नहीं मिलेगी पर्यावरण मंजूरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है पर्यावरण मंजूरी, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बैक डेट क्या है। अब कोई भी परियोजना स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि परियोजना पहले स्टार्ट कर दी जाती है, उसके लिए मंजूरी जो है वो बाद में देती है सरकार। तो इसी को कहते हैं बैक डेट में मंजूरी। तो मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को कहा कि भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में केंद्र सरकार को खनन और परियोजनाओं को पूर्वव्यापी यानी बैकडेटेड पर्यावरण मंजूरी जो है देने से रोक दिया है। क्या था मामला ये था कि वन शक्ति बनाम भारत संघ का एक केस चल रहा था। मतलब इसमें है ये हुआ कि जो केस जो है आगे बढ़ा। तो पहले क्या होता था, पहले जो होता था ये कि वही जो मैंने बताया कि पहले मंजूरी जो है बाद में मिलती थी या पहले ही वो काम स्टार्ट हो जाता था परियोजना, ठीक है। अब बाद में सरकार जो है उसको बैक डेट में मंजूरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है अवैध घोषित कर दिया है। मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समानता और अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है उसका उल्लंघन मानते हुए इस पर रोक लगा दिया है। बेसिकली खबर यही है, ठीक है। अब क्या है EIA अधिसूचना 2006, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, इसी को कहते हैं EIA अधिसूचना 2006। एक ऐसा नियम है जिसके तहत किसी भी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना और मंजूरी लेना अनिवार्य है। EIA में परियोजनाओं को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। श्रेणी A, ठीक है, श्रेणी ए में क्या होता है, इसको जो है मंजूरी देती है केंद्र सरकार। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके तहत मंजूरी मिलती है। और यहाँ पे जो निर्णय होता है वो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति जो है उसकी सिफारिशों पे आधारित होता है, ठीक है। पहले वो सिफारिश करती है, ठीक, वो मूल्यांकन करके सिफारिश करती है कि हाँ भाई मंजूरी मिल सकती है, तो फिर मिलती है मंजूरी, ठीक। दूसरा है श्रेणी बी। श्रेणी बी होता है राज्य स्तरीय, ठीक है। यहाँ जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र का जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण है, यानी जो वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। वो जो मंजूरी लेता है वो राज्य स्तर की जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति होती है उसकी सिफारिश के आधार पर लेता है, ठीक है। मतलब आप सिफारिश करेगा तभी आप मंजूरी दे सकते हैं। अब इस फैसले से क्या हुआ है कि ये सुनिश्चित हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कि कोई भी परियोजना पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करके शुरू नहीं की जा सकती। ये पर्यावरण को बचाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोटापे का बढ़ता खतरा और भारत की चुनौती। क्या है ये बात करते हैं, ठीक। एक ऐसी समस्या है जो आज के समय में पूरी दुनिया में बढ़ रही है और वो है मोटापा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हार्ट 2025, ठीक है, ठीक से सुनिएगा, द वर्ल्ड हार्ट, ठीक है, हार्ट 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है। और उसमें उसने कहा है कि ओबेसिटी यानी मोटापा एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मोटापे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और दुख की बात यह है कि कई देशों में खासकर भारत में मोटापे के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट तक लोगों की पहुंच कम है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े क्या है, 1990 के बाद से दुनिया भर में वयस्क यानी कि जो जवान लोग हैं उनमें मोटापा का मतलब 4 गुना खतरा बढ़ गया है। 1990 में जहां 19.4 करोड़ लोग ही मोटापे मतलब से ग्रस्त थे, वहीं 2022 की बात करें, ठीक है, 2022 की अगर हम बात करें, 1990 का है ये डाटा, ठीक। और वहीं 2022 में जो है अब 87.8 करोड़ लोग इस तरह के खतरे से यानी मोटापे के खतरे से ग्रस्त हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं। समझ गए, देखिए कितना बढ़ गया है, ठीक। यही कुछ 32 साल में। भविष्य का खतरा क्या है, वर्तमान रुझानों के अनुसार 2050 तक लगभग 2/3 यानी 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो जवान लोग हैं उनमें वजन बढ़ने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। भारत में NFHS 5 के आंकड़ों के हिसाब से कुल मिलाकर 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष जो है वो मोटापा से ग्रस्त हैं। अब मोटापा क्या होता है वो भी जान लेते हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो WHO के अनुसार मोटापे का अर्थ है शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का जमा हो जाना, ठीक, फैट का जमा हो जाना, जिससे स्वास्थ्य को जो है खतरा होता है। इसे मापने के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। 25 या उससे अधिक का BMI अगर आपका है अधिक वजन वाला माना जाता है, ठीक। 30 या उससे अधिक BMI मोटापे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। BMI की गणना जो है बॉडी मास इंडेक्स की गणना, ये किसी व्यक्ति के किलोग्राम में वजन को मीटर वर्ग में उसकी लंबाई से विभाजित करके मापा जाता है, ठीक है, यानी किलोग्राम पर मीटर। मोटापे की बढ़ती दर के कारण अधिक कैलोरी,
वह कम पोषण वाले आहार यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और संतृप्त वसा का अधिक सेवन होता है, मतलब वही चीज जो बाहर से आप खा लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, खाद्य पदार्थों का असमान पहुंच, जैसे पैक फूड है, ठीक, यानी तुरंत जिसको बनाया जा सके, ठीक, तुरंत खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको पैकेट फूड कहते हैं, उसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, ठीक। बाहर का खाना, ठीक है, बाहर के खाने की संस्कृति बहुत हो रही है, होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खूब खा रहे हैं दबा के, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फैट हमारे अंदर जमा हो रहा है, बढ़ रहा है। गतिहीन जीवन शैली, अब बैठ के लोग ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। दौड़, पहले के लोग खेती उती करते थे, खूब हल चला रहे हैं, दुनिया भर की वर्जिशें हो जाती थी, ठीक है, एक्सरसाइज हो जाते थे। अब नहीं होता, अब लोग बैठ के काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से क्या होता है कि मोटापे में जो है धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, क्योंकि आप उतना कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं जितना आप कैलोरी ले रहे हैं, ठीक, समझ गए। तो इस तरह की जो जीवन शैली हो गई है, लंबे समय तक ऐसे बैठे रहने से, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मतलब ज्यादा हम लोग जो मोबाइल देखते रहते हैं, दैनिक दिनचर्या में जो हम गतिविधि बहुत कम कर रहे हैं। पहले लोग फुटबॉल खेलने जाते थे, शाम में क्रिकेट खेलते थे, अब ये सब बंद हो गया, गाँव में भी बंद हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों से जो है मोटापा का खतरा बढ़ रहा है। शारीरिक निष्क्रियता, व्यायाम नहीं कर रहे हम लोग, एक्सरसाइज नहीं करें, खेल कूद नहीं करें, बाहरी गतिविधियों में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं ले रहे हैं, तो इसके कारण भी हमारा मोटापा बढ़ रहा है। अनुवांशिक रूप से भी ऐसा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके घर में किसी, आपके फादर मदर जो है मोटापे से ग्रस्त रहते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है आप में भी आ सकती हैं। भोजन की संरचना में बदलाव से मेटाबॉलिज्म जो है और वजन जो है बढ़ने लगता है, ठीक। तो अगर आपका भोजन का जो संरचना है, मतलब जो चीजें आपको खानी चाहिए, खासकर जो है तेल वाले चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए, तला पका उतना नहीं खाना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का खाना चाहिए, ठीक। तो वैसी चीजें आप जो है इग्नोर करते हैं तो फिर मोटापा बढ़ जाता है। रिपोर्ट की सिफारिश क्या है, सिस्टम स्तरीय हस्तक्षेप करना, खाद्य उत्पादों के विपणन को विनियमित करें, मीठे जो पेय पदार्थ है उस पर जो है बैन लगाए, ठीक, खासकर जो प्रोसेस्ड वाले हैं, ठीक है, जिसमें फ्रुक्टोज, सुक्रोज और ये सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा रहती है, ग्लूकोज की, ठीक, जिसका स्वास्थ्य पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स ये सब जो खूब पीते हैं, तो उसका भी आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, ठीक। दवाएं, रिपोर्ट की सिफारिश में दवाएं भी हैं, ठीक है, मेडिसिन भी हैं। सरकारों को मोटापे की दवा जैसे कि GLP-1RA की उपलब्धता और वहनीयता, ठीक है, यानी इसका सेवन का विस्तार करना चाहिए, ठीक। मतलब इस वहनीयता का मतलब है कि इसकी उपलब्धता और वहनीयता, यानी लाने की और इसके स्टॉक में होने की, अवेलेबल होने की, दोनों के मतलब जो है इंतजाम सरकार को करना चाहिए। GLP-1RA जो है वो दवा का नाम है जो मोटापे को कम करता है। अन्य जीवन शैली में सुधार, आहार संशोधन पहले होना चाहिए, हमारा खाना हम क्या खाते हैं, हृदय संबंधी दिशा निर्देश देने चाहिए, ठीक है, मोटापे से संबंधित सिफारिशें शामिल होनी चाहिए, ठीक। अब ये चिंता का विषय है, ये हमें इस पर ध्यान देना होगा ताकि जो एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सके, नहीं तो हमारी आधी आबादी जो है वो मोटापे से ग्रस्त हो जाएगी, हो ही चुकी है, 87.8 करोड़ लोग हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शांति दूत, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में हमारा योगदान, ठीक है। तो बात करते हैं भारत के गौरव की, ठीक। बर्लिन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय जो है सम्मेलन हुआ। भारत ने जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की इसमें, जो संयुक्त राष्ट्र में उसकी भूमिका को और मजबूत करती है। सम्मेलन का महत्व पहले समझ लेते हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 74 सदस्य देशों ने शांति स्थापना अभियानों को आधुनिक बनाने, प्रदर्शन में सुधार करने और त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत की घोषणाएं क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया बल QRF, ठीक है, क्विक रिस्पांस फोर्स जो है कंपनी, एक महिला नेतृत्व वाली पुलिस इकाई, ठीक, और एक स्वैट जिसको SWAT कहते हैं पुलिस इकाई, और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की है। किसने की है? भारत ने। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में एक प्रमुख भागीदार जो है रहा है। सबसे अधिक सैन्य योगदान जो है भारत ने ही दिया है। भारत अब तक 2,90,000, ठीक है, 2,90,000
जो है से अधिक शांति रक्षकों यानी सैनिक को 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र यूएन मिशनों पर भेज चुका है। वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा सैनिक प्रदाता जो है देश वो भारत है। ठीक, भारत नेपाल में रवांडा बांग्लादेश के बाद जो है 5375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैनिक प्रदाता देश है। ऐतिहासिक मिशनों में योगदान, भारत ने कोरियाई युद्ध के युद्ध विराम और साइप्रस कांगो जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं के लिए रोल मॉडल, भारत पहला देश बना है जिसने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से जो है युक्त टुकड़ी भेजी थी। शांति स्थापना सम्मान, 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति स्थापना सम्मान भी जो है दिया गया है जिसका नाम है डेग हैमरशॉल्ट। ठीक, ये दिया गया है मरणोपरांत भारतीय शांति रक्षकों को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पीस कीपिंग क्या है? उत्पत्ति हुई थी इसकी 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 पीस कीपिंग, समझ गए। और संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन जो है उसकी स्थापना भी की गई थी इसी के साथ साथ। ठीक, जिसको UNTSO कहते हैं। अब इसकी तैनाती कहाँ होती है? तैनाती होती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो है युद्ध विराम और शांति समझौतों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है शांति स्थापना मिशनों की तैनाती करता है, उसी के तहत तैनाती होती है। ब्लू हेलमेट, ब्लू हेलमेट क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति संरक्षक सैनिकों को ब्लू हेलमेट के, देख रहे हैं ना, ब्लू टोपी देख रहे हैं। ठीक, तो ब्लू हेलमेट जो है दिया जाता है। ठीक, इनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम जो है संयुक्त राष्ट्र ध्वज के हल्के नीले रंग यानी शांति का प्रतीक, ठीक है, से लिया गया है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि यह पक्षकारों की सहमति से निर्देशित होता है, निष्पक्षता बनाए रखता है, आत्मरक्षा और अधिशेष, ठीक है, और अधिदेश की रक्षा के लिए, ठीक, उसके अलावा बल का प्रयोग नहीं करता है। उसके रक्षा के लिए करता है, उसके अलावा बल का प्रयोग नहीं करता है। भारत ये योगदान जो है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत जो है शांति बनाने में कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको इनमें से कौन सी खबर जो है सबसे दिलचस्प लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार अगली टॉपिक के साथ, ठीक है, कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।